I can say first learn about data modeling, creating relationship between tables, fact tables and dimension table. Then learn about DAX, which is very important Power BI. What I did, I analyzed their data and I divided into these time slots and analyze different sales patterns on that data. And then insight से मुझे पता चला कि they have evening और night में उनके sales ज़्यादा होते हैं, but they have less staff at the night, so they have data cleaning, which is very important. So if data cleaning is not happening correctly, you will have an inaccurate reports. There will be augmented analytics, in which is an AI powered visualization जो automatically insights provide कर दे when you give them this data. तो I think वो आ सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी जो डेटा एनालिटिक्स एंड पावर बीआई की दुनिया में अपना कमाल दिखा चुकी है। दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं एक टैलेंटेड डेटा एनालिस्ट से जो एक्स टीसीएसर रही है और पावर बीआई, एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेल, जीसीपी, ईटीएल मैनेजमेंट जैसे पावरफुल टूल्स में एक्सपर्ट है। इन्होंने टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टीसीएस जैसे बड़े कंपनी में काम किया है और अपने काम से बिजनेस के लिए इम्पैक्टफुल इंसाइट्स क्रिएट किए हैं। हर नेम इज सेजल राजपूत। सेजल ना सिर्फ एक स्किल्ड डेटा एनालिस्ट है, बल्कि एक पैशनेट डेटा स्टोरी टेलर भी, जो रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट है। इनका काम सिर्फ नंबर और डैशबोर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके थ्रू बिजनेसेस अपनी ग्रोथ और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है। आज के पॉडकास्ट में हम डेटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री के हर छोटी बड़ी बात पर डिस्कस करने वाले हैं। पावर बीआई एंड डेटा विजुअलाइजेशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में करियर कैसे बनाएं, एसक्यूएल, पाइथन और ईटीएल टूल्स का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स और एआई का इम्पैक्ट डेटा एनालिटिक्स पर, फ्रेशर्स के लिए बेस्ट करियर टिप्स एंड ट्रिक्स और पर्सनल लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस भी। और दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम कुछ टीसीएस कंपनी के बारे में पूछेंगे जो शायद आपके मन में भी होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मिलते हैं डेटा एनालिटिक्स की दुनिया की एक और इंस्पायरिंग पर्सनालिटी सेजल राजपूत से। हाय सेजल, हाउ आर यू? Hi Chaitanya, I'm good. How are you? आई एम गुड सेजल। फर्स्ट ऑफ ऑल सेजल, थैंक यू सो मच जो आपने हमारे पॉडकास्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड कमिंग टू द पॉडकास्ट फॉर शेयरिंग दिस ऑल द स्टफ रिगार्डिंग डेटा। Thank you so much Chaitanya for having me. सो सेजल, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने डेटा एनालिस्ट के जर्नी के बारे में हमें थोड़ा बताइए एंड आपको इस फील्ड को चूज करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरी डेटा एनालिसिस की जर्नी काफी ऑर्गेनिक रही है, आई मस्ट से। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर कंप्यूटर साइंस, एस दिस डीबीएमएस सब्जेक्ट इज माय फेवरेट। तो स्टार्टिंग से ही मुझे पाइथन और एसक्यूएल में काफी इंटरेस्ट था। फिर मैंने जब टीसीएस ज्वाइन किया तो आई ज्वाइंड एज अ डेटा ऑपरेशनल एनालिस्ट। सो आई वाज डूइंग बैक एंड ऑपरेशंस, जहाँ पे मुझे टास्क ऑटोमेट करने थे फॉर स्ट्रीमलाइनिंग डे टू डे प्रोसेसेस, वेयर आई हैव यूटिलाइज दिस पाइथन एंड एसक्यूएल स्क्रिप्टिंग। तो वहाँ से मुझे ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि इसमें कोडिंग उतनी नहीं है, थोड़ी बेसिक होनी चाहिए, बट वी कैन सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम, राइट, टू बाय एनालाइजिंग डेटा। और फिर मैंने एनालिटिक्स टूल्स एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए और धीरे धीरे मैंने पावर बीआई और पाइथन में नमपाई पांडास एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। थोड़ा हमें डेटा ऑपरेशनल एनालिस्ट जो आपकी पोस्ट थी, राइट, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि ये पोस्ट क्या होती है एंड व्हाट द रिक्वायर्ड स्किल्स टू गेट दिस पोस्ट? So data operational analyst is more focused toward operations which are happening in the project. So मैं अपना like end to end project delivery करना was main task, and streamlining the process की कहीं पे like connecting with the GCP team और data team और client। तो इस process में कोई issue अगर आता है तो how can we resolve it, how we can connect with stakeholders to understand like data में ये issue है, हम उसको कैसे
हैंडल कर सकते हैं। फिर डीए टीम से कनेक्ट करना, मोर फोकस टुवर्ड द ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइनिंग वैसे। सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि टीसीएस में शुरुआत के टाइम आपको सबसे बड़े चैलेंजेस क्या-क्या फेस करने पड़े और आपने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? जॉइनिंग एनी कंपनी फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो ऐसे चेंज होगा टोटली एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आप चले जाओगे तो वहाँ पे अपने जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं उससे काफी डिफरेंट होता है। यू हैव टू वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट एंड मेक अ रियल इम्पैक्ट इन दोज बिजनेसेस। तो इनिशियली सबसे चैलेंजेस था टाइम मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग, और यू हैव टू वर्क ऑन डिफरेंट रिपोर्ट्स और काफ़ी चीज़ें एक साइड स्ट्रीमलाइन करनी पड़ती थी। पहला तो चीज़ें समझना कि कैसे कौन क्या चीज़ें हो रही हैं मेरे प्रोजेक्ट में टीसीएस में। टीसीएस और मैं जो काम कर रही हूँ वो टीसीएस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और प्लस नाउ वी आर इन company, we have to communicate with the client, so that is one thing. You will not come across communicating with the higher position person in universities. So time management, multitasking, communication, these are the main challenges. सुशील जी, आपका पहला मेजर सक्सेस क्या था डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड डेटा एनालिस्ट में? एंड उसके बारे में थोड़ा हमें एक्सपीरियंस शेयर करो। उस सक्सेस में आपके कॉन्फिडेंस को कैसे इम्पैक्ट किया एंड व्हाट चेंजेस आए उसके बाद आपके? तो मेरा सबसे बड़ा सक्सेस था माइलस्टोन व्हिच आई अचीव्ड रिसेंटली। आई डिड फ्रीलांस प्रोजेक्ट फॉर ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी, नॉट अ कंपनी, इट्स अ रेस्टोरेंट, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड रेस्टोरेंट में सेल्स एनालिसिस प्रोजेक्ट मतलब सेल्स एनालिसिस करना था कि जैसे क्लाइंट का उनका चैलेंज ये था कि टाइम जो डे वाइज टाइमिंग्स होते हैं, दिन में, आफ्टरनून, इवनिंग्स, नाइट, तो उन्हें ये सेल्स पैटर्न समझनी थी कि जो स्टाफ उन्होंने रखे हैं इन अ डे इवनिंग, द नंबर ऑफ स्टाफ विच आर रिक्वायर्ड इन दिस टाइम स्लॉट, और द फूड प्रिपरेशन टाइम, और क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से उनकी कोई सेल्स टाइम किसी लाइक टाइम स्लॉट में क्यों कम है, क्यों ज्यादा है। सो दिस व्हाट इज व्हाट दे रिक्वायर्ड। तो मैंने व्हाट आई डिड, आई एनालाइज द डेटा एंड आई divided into these time slots and analyze different sales patterns on that data, and then insight से मुझे पता चला कि they have evening और night में उनके sales ज़्यादा होते हैं, but they have less staff at the night, so they have changed the staff management accordingly, whatever they get to know from my analysis. So ये सिर्फ एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं था, इट वाज एन इम्पैक्टफुल बिजनेस डिसीजन नाउ, एंड सो इस प्रोजेक्ट मैंने डिलीवर दिस प्रोजेक्ट, आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर सकती हूँ और मैं किसी को मतलब बिजनेस में इम्पैक्ट ला सकती हूँ इस डेटा एनालिस्ट फील्ड में। यस, यस, यस। व्हेन वी आर गोइंग टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, जब हम लिंक्डइन प्रोफाइल के आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से थ्रू जा रहे थे, तो यू हैड डन द अमेजिंग लेवल ऑफ द डैशबोर्ड्स, पावर बीआई डैशबोर्ड्स जो होते हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रेज़ेंट किए हैं। जितने भी मैंने डैशबोर्ड्स देखे, उसमें आपने जो एस्पेक्ट्स होते हैं, की इंडिकेटर्स होते हैं या फिर चार्ट्स होते हैं, वो आपने बहुत प्रॉपर्ली यूज़ किए। एंड द सेकंड पार्ट इज़ अबाउट कलर ग्रेडिंग, फ़ॉन्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से किए। सो हमें बताइए कि एक बेस्ट पावर बीआई डैशबोर्ड बनाने के लिए आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है? First of all, thank you, Chaitanya, for such kind words you're sharing. So, for creating best powered BI dashboard, there are multiple steps we have to perform, which is very basics but very impactful. पहला है understanding the requirement, understanding the problem statement, जो business के साथ stakeholder के साथ communicate करके उनके goals और के problem statement पहले समझना कि क्या issues है और क्या मुझे resolve करना है by visualizing this data or analyzing this data. First is understanding the requirement. Second is gathering, cleaning and transforming data, which is very because this data is raw and not in a structured format, or it has some outliers, we'll not get the data which is
useful. We'll have some issues with the numbers. So the second step is this. So third is designing layout. Before going into the visualization, first to design a layout, like how you have to present your graphs and how you have to where you have to place your key metrics. So designing a layout, you can use PowerPoint for that. Then come into this visualization, add appropriate bar chart or graphs or maps according to what you have to show. If you have to do show a sales trend, you can use bar charts. So like that. Then first is performance optimization, which is very important. Performance, because optimizing the performance will impact your visualization and help the user. Then iterate and test. So test before you share it with the business directly. Because once you get feedback from users, you'll understand, okay, this I have to change here and I have to refine the dashboard. Then the you talked about tips in Power BI for beginners. First, do not just dive into visualization because there are multiple YouTube channels. You can just use Q&A and add your topic. Like I need sales by profit, and you'll add it into the dashboard. It's not going to work that. First, three tips I can say. First, learn about data modeling, creating relationship between tables, fact tables, and dimension table. Then learn about DAX, which is very important Power BI functionality. So which are every job posting you'll see DAX is a must or a requirement. Third, which is very, nobody talks about it, but storytelling is very important. Don't just display or visualize your data on a dashboard. You have to tell a clear story with actionable insight using these interactive visuals which you have made. So these three. यस 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 आपने बहुत प्रॉपरली समझाया रिगार्डिंग द पावर बीआई टिप्स फॉर द फ्रेशर्स। ओके, सो मुझे ये बताइए कि पावर बीआई की सबसे अंडररेटेड फीचर कौन से है जो हर किसी को यूज करने चाहिए, और लोग पावर बीआई डैशबोर्ड बनाते वक्त कॉमनली क्या गलतियां करते हैं? I think bookmarks and selection pen जो है, which I think is most underrated. ये जो features है, it is excellent for creating interactive reports with guided storytelling. Or these also allow user to toggle between views or user experience भी enhance करता है. You can also add multiple pages using this. Then common mistakes beginners make while creating dashboard, like they clustered the dashboard with multiple visuals, multiple बहुत सारे वो लोग चार्ट्स एक ही पेज में ऐड कर देते हैं, एंड स्पेस वगैरह तो अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं. ये एक कॉमन मिस्टेक होती है. फिर डेटा क्लीनिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो if data cleaning is not happening correctly, you will have an inaccurate reports. Third, I must say ignoring storytelling. If you are not able to explain your insights, then visualization is not going to make any difference, because at the end they'll ask, what will I do with this dashboard if I'm not going to what will I do, right? If I'm not going to get, if this is not helping me improve my business sales, if improve my profitability, what is the meaning of this dash? So storytelling, you give forecasting, three things. सेजल, मुझे एक बताइए कि एक पावर बीआई ट्रिक जो आप चाहते हैं कि हर कोई जाने। Like measures जो create करते लोग Power BI में, right? Different table has measures, so which we use for explaining, analyzing key measures. तो जो measure है, what we can do is we can create a measure table जहाँ पे जो मल्टीपल मेजर्स हैं उनको एक सेपरेट टेबल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो जो मेंटेनेबिलिटी और स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट है वो अच्छा तो इंस्टेड ऑफ हैविंग क्लस्टर्ड structure of your data, you can have a table, and this one thing is very. सो सेजल, पावर बीआई बहुत फास्ट इन्वॉल्विंग टूल है। डेली या वीकली हम कह सकते हैं कि वीकली उसके अपडेट्स आते हैं। वीकली सम ऑफ द चार्ट्स जो अनदर लेवल के चार्ट्स है वो चेंज रहते हैं। तो पावर बीआई जैसे फास्ट इन्वॉल्विंग टूल के साथ अपडेट रहने के लिए आप क्या करती है, मतलब आप कौन से सोर्स यूज करते हैं? Yeah,
आपने बोला कि रैपिडली इवॉल्विंग टूल्स है ये, ऑब्वियसली डे टू डे बेसिस पे इसमें इन्वॉल्व होती रहती है। तो आई पर्सनली गो थ्रू ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड ब्लॉग्स जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की कम्युनिटी है। देन आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस डेटा चैलेंजेस प्लेटफॉर्म्स। तो उससे क्या होगा कि यू विल गेट टू नो अंडरस्टैंड लाइक व्हाट real they or give real world challenges, so you can learn from it. And also I like to network with professionals जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इस फील्ड में जिनको एक्सपर्टीज है। तो आई कनेक्ट विथ देम ऑन लिंक्डइन और अटेंड वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑन दिस टॉपिक्स। सो किसी नए टूल या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिसेंटली सीखने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? फॉर एग्जांपल कल समझो पावर बीआई जैसा एक अनदर लेवल का टूल आ गया फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो टूल सीखने के लिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया या तो as you said new tool for visualization. So start from basics, right? Understand the foundation fundamentals कि उसमें क्या हो रहा है। Start small, build simple projects in this, apply the basic concepts. We have to आपको एकदम कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं करनी है, छोटी छोटी चीजें अंडरस्टैंड स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट इन योर project. And also do not just create project, also share it with your connections and share it on GitHub or LinkedIn. First is this. Second is hands-on practice. Until and unless you are practicing on challenges or data, you are not going to understand what is actually happening. If you just go and learn all the courses and practicals on the course and or any other course hosting platforms, you're not going to actually grasp the concept until you get into it, until you do hands-on challenges in these areas. So that is one thing. And learn by connecting and talking with other people. I got to learn these concept. I understand these from my what I learned today, and share it with fellow data. If I say data analyst, share it with fellow data analyst, and try to have conversation on these topics. So that will you'll get to learn from them. You'll get to know what they are thinking on these topics. Maybe they are thinking the same as you. Maybe you'll get different insight from them. Maybe your mindset is different, so you can explain them. Yeah, we can also do these different things on these concepts. So this can. यस। सो सेजल, व्हाइल गोइंग थ्रू योर लिंक्डइन मैंने देखा कि यू आर कंप्लीटेड द गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशन कोर्स। ओके, सो गूगल क्लाउड में सर्टिफिकेशन से कौन से आपके करियर के लिए सबसे हेल्पफुल क्या रहा उस सर्टिफिकेशन में से? So Google Cloud certification which you asked बहुत ही फंडामेंटल सर्टिफिकेशन है। उसमें आपको फंडामेंटल नॉलेज दी जाती है गूगल क्लाउड के बारे में, जो उसका कंसोल है और कैसे आप क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल मशीन्स, और मैट्रिक्स कैसे आप एरर्स वगैरह इसमें आती है कैसे हैंडल कर सकते हो ये, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक कुबरनेटीज, डॉकर, चीजें वेरी बेसिक्स, नॉट एडवांस, वेरी बेसिक्स की ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो ये सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग था। और सर्टिफिकेशन में डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड भी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, विच मोस्ट नॉट मोस्ट बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉरेन एंड अप्लाई फॉरेन एमएनसीज, वो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस करती है कि इफ कैंडिडेट इज हैविंग दिस certifications or not. Not most of the companies look for it, because I personally think कि certifications जो है it doesn't define the candidate. If you are having a good knowledge and if अगर आपको exact information और relevant knowledge है उस फील्ड के बारे में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। And in future, if the company is asking for the certification, in future, once actually get into this field and सारे जॉब आपने कर ली और आपको लगता है कि आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है जॉब लेने के लिए और एडवांसमेंट के लिए, तो आप करो। वरना आई डोंट थिंक सर्टिफिकेशन एट दैट रिलेवेंट। इट इज रिलेवेंट व्हेन
you are applying on certain companies which look for the certification. Mainly, skills is more important, I think. यस, यस, यस। सो सृजन डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपके फेवरेट रिसोर्सेज़ क्या है? जैसे कोई फेवरेट बुक हो गया, स्पेशल कोर्स हो गया या यूट्यूब चैनल हो गया? डेटा रिसोर्सेज जो मैं फॉलो करती हूँ, आई लर्न मेनली फ्रॉम यूट्यूब। आई यूज डिफरेंट कोर्सेज। आई हैव courses for structured learning and Kaggle for the data set and all. YouTube पे there are different channels which I follow. First is Guy in the Cube है जो वो बहुत अच्छा explanation होते हैं. फिर Chandu is a channel's name. He provides a very good explanation for advanced or BI concept. Then I also like Power BI Park. वो भी बहुत ही अच्छे डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। यू कैन आल्सो go through the different like LinkedIn channels of these people and get to know about them. Then courses, I said, because when you get into something, you need something structured. You'll not understand just single thing if I do. You have to do structured learning. फिर पहले मुझे like Excel के बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे पावर बीआई और पाइथन के अंदर मुझे पांडास सीखना है, पांडास देन नंपाई सीखना है। सो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर अ कोर्स, नॉट अ पेड कोर्स आई से। देयर आर मल्टीपल वास्ट फ्री कोर्सेज अवेलेबल व्हिच यू कैन ऑप्ट फॉर दीस। या सेजल, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये डेटा विजुअलाइजेशन में जो फोकस करने वाले लोग हैं, मोस्टली फ्रेशर्स, उनके लिए कोडिंग स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है? मेनली कोडिंग, डेटा क्लीनिंग और एडवांस एनालिटिक्स के अंदर आता है, जिसमें यू हैव टू लर्न एसक्यूएल, पाइथन और आर इज आल्सो देयर फॉर these and advanced analytics. So if you are someone beginner and want to come into this, just if you are not familiar with coding, then start with basic SQL and basic Python and Excel also. There are different Excel formulas. I think if you have basic knowledge in coding, you can start with data analytics. You can apply those basic knowledge into your end-to-end project, create a project, and it will showcase your skills. सो सेजल, हमें एक नॉन टेक्निकल स्किल्स बताइए जो बहुत क्रिटिकल है आपके हिसाब से डेटा प्रोफेशनल्स के लिए, डेटा प्रोफेशनल्स के लिए नॉन टेक्निकल स्किल्स अगर मैं बोलूँ तो या सॉफ्ट स्किल बोल सकते हैं हम लोग इसको। सॉफ्ट स्किल विच इज कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग। तो अगर आप अपना जो इनसाइट्स अपने इस विजुअलाइजेशन से गैदर किए हैं, वो अगर आप अपने बिजनेस या स्टेक होल्डर या यूजर्स को समझा ही नहीं सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं उनसे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन और जो स्टोरी टेलिंग है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन which also helps in understanding and solving business problems. सो सेजल, चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का डेटा एनालिस्ट के रोल पर क्या इम्पैक्ट देखा है आपने? चैट जीपीटी जो भी डिफरेंट सिमिलर एआई टूल्स हैं, वो डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे, इट विल एनहांस द रोल ऑफ द डेटा एनालिस्ट बिकॉज टूल्स लाइक एआई पावर्ड इनसाइट जो है, ऑल्सो co-pilot is there in power bi. So this will helps in automate the repetitive task because human judgment जो है, it is not irreplaceable for interpreting data and identifying patterns. If you ask ChatGPT right now, are you sure about this information? It will get confused. It will try to question his own answer. So I think it will not replace it. It will enhance it. You can gather the insight and get help from these AI tools like Copilot to use it in your advanced dashboarding. सो सेजल, अगले 5 सालों में डेटा विजुअलाइजेशन का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में डेटा विजुअलाइजेशन में क्या चेंजेस आएँगे? क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे? There will be augmented analytics
which you said AI power visualization जो automatically insights provide कर दे when you give them this data. तो आई थिंक वो आ सकते हैं. फिर रियल टाइम डैशबोर्डिंग, डेटा एनालिसिस फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग वो इम्प्रूव हो सकता है आगे चल के. और स्टोरी यूजर का एक्सपीरियंस जो है इन टूल से, और जो स्टोरी टेलिंग है वो इंटरैक्टिव और हो सकती है. I think there are various changes will be happen in data or BI tools, which will help these businesses in next 5 years. सो सेजल 2025 में एक फ्रेशर को सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए टॉप स्किल्स क्या होनी चाहिए उसके पास? फर्स्ट, डेटा एनालिसिस के लिए आपको एसक्यूएल का नॉलेज होना चाहिए. इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विथ एसक्यूएल एंड एक्सटर्नल डेटा सेट. पाइथन आपको आना चाहिए फॉर डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस पर्पस. फिर डिफरेंट बीआई टूल्स अवेलेबल इन मार्केट, नॉट जस्ट पावर बीआई. देयर आर क्लिक सेंस, देन टेबल व्यू. तो उसमें से आप कोई भी जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा लगे वो आप सीख सकते हो. एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर बेसिक soft skills like storytelling, communication, and also try to learn AI integration, because it is not a future, it is present. You have to learn like how these AI tools are integrating with your field. Think SQL, Python, Excel, BI tools, and Gen AI. These are top skills required to become successful later. सो तेजल, मोस्टली जॉब सीकर्स जॉब एप्लीकेशन डालते हैं ऑनलाइन थ्रू. ओके, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है रिगार्डिंग द पोर्टफोलियो. शेयर योर पोर्टफोलियो लिंक और अपलोड योर पोर्टफोलियो पीडीएफ और एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट कि पोर्टफोलियो रिगार्डेड आपका पोर्टफोलियो दिखाए. तो अगर कोई डेटा एनालिस्ट में न्यू हो तो पोर्टफोलियो बनाने का बेस्ट तरीका क्या है आपके हिसाब से? वीडियो बनाने का बेस्ट तरीका है स्टार्ट विथ सिंपल प्रोजेक्ट्स. आप फ्री डेटा सेट ले सकते हो कैगल पे, और गूगल की खुद की रेपोजिटरी है जहाँ से आप डेटा सेट ले सकते. अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेबसाइट का चाहिए, Power BI has a feature to extract data from the website itself. तब सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स से स्टार्ट करो. फिर देन बिल्ड डैशबोर्ड्स इन Power BI एंड टेबल व्यू. शेयर उसको, जितना आप शेयर करोगे तो पीपल विल लर्न कि वी आर वर्किंग ऑन दिस स्किल्स ऑन लिंक्डइन, और शेयर योर गिटहब प्रोफाइल on LinkedIn. Then document your approach. Most of the people share the project, but try to document and try to make a report कि हाँ मैंने ये प्रोजेक्ट किया है तो इसमें से मुझे ये इंसाइट्स मिले हैं, जो बहुत ही बेसिक है बट विच इज वेरी इम्पोर्टेंट. रिपोर्ट विल गो टू द स्टेक होल्डर. वो समझेंगे कि ठीक है ये एनालिसिस में हमें ये चीजें कर. तो डॉक्यूमेंट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कि आपने जो प्रोजेक्ट सिंपल बनाया है उसमें आपने क्या क्या कौन से अप्रोच आपने अप्लाई किए हैं, आपकी क्या फाइंडिंग्स थी, आपने जो डेटा सेट बनाया उसको आपने कैसे क्लीन किया, कैसे उसको रेडी किया टू विजुलाइज ऑन देम. और फिर विजुलाइजेशन के अंदर आपने क्यों कौन से बार चार्ट क्यों यूज किया, पाई चार्ट क्यों यूज किया. तो और फिर when you have certain number of projects, when you connect with a certain number of people, it will automatically create your presence in the data and analytics field. Then you start applying, start using your connection to apply in the job. So this is the basic way to build a portfolio. सो सेजल, जब आपने करियर स्टार्ट किया, एज करियर के जर्नी में आपने ऐसी क्या गलतियां की जो आपको लगता है वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप स्किल शेयर कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स ये गलतियां जो आपने की है वो ना करे? अर्ली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, आई फोकस्ड मोर ऑन टेक्निकल स्किल्स एंड आई नेग्लेक्टेड सॉफ्ट स्किल्स, राइट, लाइक कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें. और ओवर टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंस होता है सॉफ्ट स्किल्स. इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट व्हाट यू आर डूइंग इन टेक्निकल थिंग, it's not going to do any impact. So I say you have to work on your weakness. If you think, if you have stage fear, try to go and present yourself on stage. Try to do small activities and have a conversation with your friend. I think मैंने
ये छोटी-छोटी चीज़ें जो नेग्लेक्ट की वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए बिकॉज़ टेक्निकल स्किल वी कैन लर्न, देयर आर मेनी रिसोर्सेज़ जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, बट जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो टाइम के साथ आती है। व्हेन यू प्रैक्टिस और व्हेन यू अप्लाई देम इन रियल लाइफ तब आप उससे उभर आओगे। सेकंड व्हाट मिस्टेक आई डिड, I just applied in one company, I got the offer and I went ahead with that. So I suggest कि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट, अब अगर आप फोर्थ ईयर में हो, आप अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करो, आप रेज्यूमे बनाओ, आप जितनी कंपनीज दिखती हैं सब में आप अप्लाई करो, क्योंकि जब आप कॉलेज से जा रहे हो तो वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं डिफिकल्ट स्किल्स। और डोंट डाउट योरसेल्फ, मैं मेरे टाइम पे आई डाउटेड माई सेल्फ कि क्या होगा अगर दूसरा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन से तो बिल्कुल मत डरो, अप्लाई इन, गिव इंटरव्यूज and maybe the first offer you got and the offer you will your company you will actually work for will be very different. You'll have like different be in the paycheck, different in the like product wise or service wise companies. So I think this is second mistake I did. I didn't apply in many companies. सो सेजल, जब जब आपने इंटरव्यू दिया है तो डेटा रोल्स के जो टेक्निकल इंटरेस्ट होते हैं उसकी तैयारी का आपका रिकमेंडेशन अप्रोच क्या होता है? Data and technical interviews में mostly they ask queries, they ask you to write SQL queries, so practice as much as SQL queries you can from LeetCode or from other data SQL problem solving websites. Then Python के अंदर NumPy और Pandas से related questions वो पूछ सकते हैं, तो you prepare basics of Python जो भी आपको आता है, then create project and have explain it in a star method. You know star method. So build projects and share what impact your projects made to the business or to any project. If you are doing any real world project, show them what impact you performed by doing this project. Then give mock interviews because we have many of the youngsters and many of the students interviews देने से डरते हैं, तो mock interview देने में there are many AI tools and AI websites भी हैं, या फिर TechMate करके जो है वहाँ से आप आपके फील्ड के जो पर्सन्स हैं जो इंटरव्यूज उनके साथ शेड्यूल करिए, मॉक इंटरव्यूज दीजिए। एआई इंटरव्यू प्लेटफॉर्म्स भी है, वहाँ पे आप मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, तो मॉक इंटरव्यूज देने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। या these things you can prepare. यस, यस, यस। सो आजकल जितनी भी जॉब एप्लीकेशंस आते हैं फॉर द एंट्री लेवल रोल, एक्सपीरियंस उसको मांग रहे हैं। जो जितने भी कंपनी एंट्री लेवल का भी जॉब होगा तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो फ्रेशर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, आपको क्या लगता है? I can agree with this statement. Like बहुत ही अगर 0 year experience के लिए भी कोई job opening है तो they'll ask like you should do advanced analytics and advanced this and that. What you can do is showcase your projects. Create a real world end-to-end project. Demonstrate your skills for Excel, Power BI, Python, whichever BI tools you use. So showcase your end-to-end process. Then if you are applying for a full-time job, do freelancing or internship before that. So it will also show that you have some experience in working with companies. Build a network. I must say build a network. Connect with professionals or HR से connect करिए. Referral you can take. We do certification if you want to show credibility. Certification is best source to show the credibility. तो आपके फील्ड में जो भी बेस्ट सर्टिफिकेशंस है वो कर लो, तो companies always select employees as certification over the people.
person who don't have, and apply smartly. Don't just go and apply at the 1,000 companies you see. If you don't meet 100% requirement of the job requirement, then what you can do, if you have core requirement, तो you can apply. If they are asking कि हाँ मुझे इतनी 100 चीजें चाहिए, if you are having 50 or like less, if you even have 50 or 50 to 100, then apply. Have confidence, क्योंकि जो एक्चुअल में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे वो और जो एक्चुअल में कंपनी में काम हो रहा होता है वो बहुत ही डिफरेंस है उन दोनों चीजों में. तो when you are speaking and giving interview, have some confidence, yeah, I have the skills. और या मेक ही कॉन्फिडेंस अगर आप में होगा तो सॉफ्ट स्किल्स होगा तो अगर टेक्निकल स्किल थोड़ा कम भी होगा तो कंपनीज सिलेक्ट कैंडिडेट्स विद दीज एक्सपीरियंस. सो आजकल कारपोरेट लाइफ अबाउट द इंडिया कारपोरेट लाइफ के बारे में बहुत सारे न्यूज़ेस आते हैं. आपका एक्सपीरियंस है टीसीएस में. सो माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर कंपनी एम्प्लॉयज को लॉन्ग आवर्स काम करने पे फोर्स करे और वर्क लाइफ बैलेंस ना हो, तो एक्सपीरियंस के लिए स्टे करे या क्विट करे वो जॉब? This is a very good question because most of the people struggle with work-life balance. तो आप इवेल्युएट करो चीजें कि आप कंपनी में रह रहे हो और एक्सपीरियंस जो गेन करोगे, इट विल इट विल बी वैल्यूएबल इन दी अपकमिंग ईयर फॉर अ डिफाइंड पीरियड. सो अगर आपको स्किल्स मैटर करती है कि हाँ अगर मैंने इतने टाइम के लिए मैं रह रहा हूँ कंपनी में तो आई विल गेन स्किल्स एंड इट विल हेल्प मी, then you would stay. If the workload is affecting your health or well-being, so I might say you should explore for other opportunities, because if health is not there, then if you are not healthy, then you are going to spend the time in hospital and not going to work. So if it is affecting, then you should explore other opportunities. Communicate. If discuss your workload with your managers, because some managers are there which is really good. I personally had a good manager and leader, so they will adjust your workload. Have a plan. If while gaining experience, build your network, upskill, because if you are working and you are not gaining any experience, it is not going to help you in interview in the next job. Then set boundaries. Do not just say yes to everything. If someone is asking, ki, I need this report by the end of the day, even if you have to work overnight, do not do that. Set boundaries, establish clear boundaries, and manage time effectively to avoid the burnouts you have. सेजल, एक मैंने न्यूज़ देखी थी रिगार्डिंग द टीसीएस. ओके, सो टीसीएस सैलरी हाइक के बारे में ज़्यादा हाइक नहीं देता, तो उसके रिगार्डिंग आपका क्या व्यू है? बिकॉज़ बाकी कंपनीज़ में, मतलब नॉट अबाउट द टीसीएस, बट बाकी कंपनीज़ में हाइक देते हैं तो इट ऑलमोस्ट मिनिमम 50% या 100% या 200% हाइक होते हैं. तो टीसीएस में जितने भी लोग आज जॉब कर रहे हैं, सम ऑफ माय फ्रेंड आल्सो वंस शी सेड दैट उसको हाइक मिले अराउंड 5 to 10% ओनली आफ्टर शी वर्किंग फॉर द 4+ ईयर्स. तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? एंड इफ द प्रेशर इज जॉइनिंग द टीसीएस, देन इट्स अ रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग टू जॉइन हिम. Yeah, so yeah, there are multiple companies जहाँ पे हाइक वाला स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही मतलब it's not according to the market. I don't know how they are evaluating, but जो ये हाइक देते हैं, they should give based on the performance, not just what their higher ups are telling them to. So if a fresher is having offer from TCS, and if a fresher is having offer from 3-4 companies including TCS, I should suggest them to go through other companies as well as TCS, and को देखना चाहिए कि कहाँ चीजें उनके करियर के हिसाब से कौन सी कंपनीज बेटर सूटेबल हो सकती हैं. बिकॉज TCS जो है इट्स गुड फॉर starting, it's good for entry level, but it is not for a long term. If you are a experienced person, then TCS is good, because I personally feel if you are planning to work for 1 year, 2 year, then join TCS and then move ahead with a better opportunity. If you are fresher, yeah, you choose whatever aligns with your future goals. Yeah, yeah. So, Sejal, my last question is to you that
एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट को एक फाइनल एडवाइस दो, तो आप क्या देंगे एडवाइस? आप क्या एडवाइस रहेगी? Stay curious and keep learning, because data analytics is not just about coding or creating dashboards. It's about finding stories in data and be passionate about solving problems, and also experiment करो, नए tool सीखो, और never stop exploring, because the more you practice, the more you build, the stronger your understanding will become in that whichever field. I think that data analyst. So yeah, keep practicing, and once you understand the topics, once you grasp the fundamental knowledge, you'll automatically grow stronger. इट्स रियली ग्रेट टॉकिंग विथ यू सेजल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आपने जो नॉलेज शेयर किया एंड ऑल द पावर BI रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स एंड क्यूरीज थे जो फ्रेशर्स रिलेटेड होते हैं, वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Thank you so much, Chaitanya. I also enjoyed the conversation we had regarding this. I hope my sharing will help someone, at least one person. If even if at least one person will get help from this, I'll be more than happy. I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topics you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions, so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help, because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.